2023 के विधानसभा चुनावों में आप किसी कारणवश नहीं जीत पाए, पर फिर उपचुनावों में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो इसे क्या आप एक महज एक सहयोग मानते हैं या किसी दिव्य शक्ति का आशीष मानते हैं? नहीं, न तो ये कोई महज सहयोग है, न कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा 2023 के। 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। उस समय मैं यहाँ इस क्षेत्र के लिए नया था और मैंने हालांकि 25वीं चुनाव में 3 बार, उससे पहले मैं 1995 से 25वीं सदस्य रहा, 95 में रहा, 2000 में रहा। जैसा कि हमने देखा था 2022 में महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी झुंझुनू में पधारे थे जी, तो क्या उनका आशीर्वाद आप मानते हैं अपनी जीत के अंदर? सभी बंधु ने दिल से मेरा जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, दिल की गहराई से आप सभी बड़ी संख्या में पधारे हुए। राजेंद्र भामू जी भामू के लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशेष और आप सुन रहे हैं विशेष बातें, जहाँ सवाल होते हैं खास और जवाब होते हैं बिना मास्क, बिना स्क्रिप्ट, बिना फिल्टर, सीधे सवाल जनता के पास। पर आज हमारे साथ हैं झुंझुनू के प्रसिद्ध एमएलए श्री राजेंद्र जी भामू। तो चलिए शुरू करते हैं वो बात जो सही में मायने रखती है। सर नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि 1972 से 2023 तक झुंझुनू ने सिर्फ 3 मुख्य विधायक चेहरे देखे, जनता ने बार बार उन्हें ही चुना। तो इसे हम जनता का विश्वास कहेंगे या विकल्पों की कमी कहेंगे? नहीं, विकल्पों की कमी रही ज़्यादा, तो ये मतलब आप ये कहेंगे कि उस वक्त कोई विकल्प नहीं थे, तभी जनता ने उन्हें चुना। बिल्कुल। 2023 के विधानसभा चुनावों में आप किसी कारणवश नहीं जीत पाए, पर फिर उपचुनावों में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो इसे क्या आप एक महज एक सहयोग मानते हैं या किसी दिव्य शक्ति का आशीष मानते हैं? नहीं, न तो ये कोई महज सहयोग है, न कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा 2023 के। 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। उस समय मैं यहाँ इस क्षेत्र के लिए नया था और मैंने हालांकि 25वीं चुनाव में 3 बार, उससे पहले मैं 1995 से 25वीं सदस्य रहा, 95 में रहा, 2000 में रहा, फिर बीच में रिजर्व सीट आ गई, 2010 में रहा, उस समय मैं प्रधान भी था। 15 में मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद की मेंबर भी रही। तो मैं पंचायत समिति चढ़ावा में ज़रूर कुछ राजनीतिक गतिविधियों में था, लेकिन झुंझुनू विधानसभा के लिए बिल्कुल नया था। और मेरा को जब टिकट वितरण का कार्य हो रहा था, नॉमिनेशन फाइल के अंतिम दिन से 1 दिन पहले रात को 11:30 बजे टिकट मिला। तो मेरे को सिर्फ यूँ मानिए कि 10 या 12 दिन मिले चुनाव में। तो मैं एक नया चेहरा होने के कारण से उस चुनाव में मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव 15 दिन या 12 दिन जो भी लड़ा, उसके बाद में रिजल्ट आया, उसी दिन से मैं मतलब ये मानो कि डेली 23 तक, या यूँ कहें कि उपचुनाव तक डेली चुनाव लड़ा। मतलब चुनाव की तरह ही मैंने यहाँ क्षेत्र में एक्टिव रहा। उसमें चाहे आप बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई काम हो, खेल मैदान के अंदर ऊपर कोई बच्चों के, युवाओं के खेल हो रहे हों, चाहे राम मंदिर से संबंधित मामला हो, और कोई सनातन गतिविधियां हो, गौशाला का कार्य हो, समाज सेवा, मानव सेवा से जुड़े हुए अनेक गतिविधियों में मैं निरंतर 2018 से लेके और 24 के इस चुनाव तक सतत रूप से एक्टिव रहा। उसमें अनेकों ने कार्य किए। हम सरकारी अध्यापकों का सम्मान करना, निजी शिक्षण संस्थाओं में जो अध्यापन का कार्य है उनका सम्मान, ये अपनी सैनिक भूमि होने के नाते यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक हैं तो उनका सम्मान, वीरांगनाओं का सम्मान, जो भी कोई गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादियों का कोई हो, या और कोई दलित, वंचित, उपेक्षित वर्ग, हर वर्ग की मानव सेवा में ध्यान दिया। उसका परिणाम है, न कोई सहयोग और कोई नहीं, दिव्य शक्ति का कोई कारण नहीं। जैसा कि हमने देखा था 2022 में महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी झुंझुनू में पधारे थे जी, तो क्या उनका आशीर्वाद आप मानते हैं अपनी जीत के अंदर? नहीं देखो, ओवरऑल
जो भी साधु संत हुए हैं और जिनकी इतनी त्याग तपस्या है, तो उनका आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। जीत अलग चीज़ है, लेकिन वो भी एक हेतु है कि भाई साधु संतों का भी आशीर्वाद था, युवाओं का भी था, जनता के भी था। और मेरे चुनाव में जो 24 में ऐतिहासिक जीत हुई, उसमें जनरली लोग कहते हैं कि भाई युवा भी साथ था, हम उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन मेरे साथ एक चौथा वर्ग और जुड़ा हुआ था कि जो बच्चे थे छोटे, वो बहुत ज़्यादा मेरे आकर्षित थे। तो मेरे लिए वो वर्ग भी काम कर रहा था। अपनी दादी है, अपनी नानी है, चाची है, उनको आकर्षित कर रहे थे कि अपने को बाबू को वोट देना है। तो ये सारी चीज़ों का था। लेकिन देखो, साधु संतों का आशीर्वाद तो, और अवधेशानंद जी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, उनका आशीर्वाद भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था। उनका भी योगदान मानता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे अगर ईश्वर आपको झुंझुनू के लिए एक चीज़ मांगने का मौका दे, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या मांगेंगे और क्यों? एक चीज से तो देखो कोई बात नहीं, मैं तो पूरी झुंझुनू की विधानसभा के हर, मतलब संक्षेप में अगर एक लाइन में कहें तो पूरी विधानसभा के विकास के लिए कर सकते हो। और दूसरी अगर शब्दों में इसको करें तो चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, गरीब कल्याण की कोई बात हो, किसान हो, सबके लिए मैं तो मांगूंगा। एक के लिए तो एक से तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपको झुंझुनू की कोई मिठाई हमारी जनता को चखने की सलाह देनी हो, तो वो कौन सी मिठाई होगी? वो तो चिड़ाओगे पेड़े ही। झुंझुनू में हमेशा से पानी की दिक्कत रही है। यहाँ पे बहने वाली देवी माता काटली नदी भी अब सूखती जा रही है और यहाँ का ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है। तो इसको सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? काटली नदी के अंदर पीछे से लेके जो भी पूरा बहाव क्षेत्र है, उसमें जगह जगह अवरोध उत्पन्न हो रखे हैं। छोटे मोटे कई स्ट्रक्चर बना दिए, पानी को, बहाव क्षेत्र को डाइवर्ट कर दिया गया। कई किसानों ने भी अतिक्रमण किए हैं। तो अब सरकार ने संज्ञान लिया है और काटली नदी का बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण जो भी हुआ है उससे मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है और सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। जल्दी ये समस्या दूर होगी और काटली नदी का बहाव क्षेत्र पूर्व की तरह शायद क्लियर होगा, तो उससे पानी आएगा ना, तो जल स्तर भी बढ़ेगा। आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। काटली नदी क्षेत्र में विकास का ऐसा आनंद देखने को मिल रहा है कि किसी दिन 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हो रहे हैं। 3 दिन बाद में खबर आती है कि 20 ट्यूबवेल मंजूर हो गए। 5 दिन बाद फिर 10 ट्यूबवेल मंजूर हो गए। विधानसभा में लगभग 100 ट्यूबवेल मंजूर किए जा चुके हैं मेरे इस छोटे से कार्यकाल में। इसके अलावा चाहे रिनोवेशन का काम हो, एयर स्ट्रिप का, चाहे एसीबी के कोर्ट की बात हो, चाहे खेल में स्टेडियम में अपने वो ग्रास फील्ड की बात हो, सूर्य उद्यान जो सालों से बंद पड़ा था उसके लिए अभी बजट आवंटन होने वाला है। ये बहुत ऐतिहासिक सूर्य उद्यान बन के तैयार हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, मतलब शिक्षा का कोई मामला हो, अनेकों हायर एजुकेशन के काम हुए हैं। यहाँ नए क्लासरूम मिले हैं, आंगनबाड़ी मिली है, अटल ज्ञान केंद्र मिला है, अटल पथ मिले हैं, मिसिंग लेंथ में नॉन पे चल में 70 किलोमीटर रोडें मिली हैं। उससे पहले 100-150 किलोमीटर और अन्य हेडों में मिली। मतलब आए दिन नई नई स्वीकृति आ रही हैं। और एक समय था जो 5 साल के पीरियड में कोई स्वीकृति नहीं देखी जाती थी। तो मैं तो इतना अपने आप को, मतलब मेरा एक ही एजेंडा था कि मैं झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए कर सकती हूँ। तो जिस गति से आज विकास के लिए मेरे नेतृत्व में यहाँ जो मंजूर हो रहे हैं, तो मैं तो इतना इससे खुश हूँ। यमुना जल समझौता जो 1994 में लागू हुआ था, जैसे इससे पहले आपने कहा कि राम मंदिर के बारे में क्या करना, तो कांग्रेस वाले ये कहा करते थे कि राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो राम मंदिर का सपना जो जैसे साकार हुआ, यमुना जल के लिए मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहता था कि मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना गया तो यमुना जल यहाँ लाएंगे पीने के लिए, और आप लोगों के प्रयास से सिंचाई का भी लाएंगे। तो अभी हाल ही में भजनलाल जी ने कम से कम 2 बार तो शेखावटी का दौरा किया है। अभी पिछले दिनों पिलानी में हरियाणा और इसके राजस्थान की यमुना जल बोर्ड की
एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग ली, 1 महीने बाद पंचकूला में ली, DPR के काम को तेजी दी, और अभी 95 करोड़ रुपए जो राजस्थान का 215 करोड़ का 2 बांध जो हिमाचल और उत्तराखंड में मिले उनके लिए, तो निश्चित हो गया कि यमुना जल राजस्थान में शेखावटी में आएगा। तो एक सपन जैसी बात थी, 1994 से लेकर आज तक फाइलें धूल फाँक रही थी। आज यमुना जल का जो काम हो रहा है वो तेज गति से हो रहा है, तो ये तो लाइफ लाइन सिद्ध होगी झुंझुनू के लिए। तो मैं तो सोचता हूँ कि हमारे कार्यकाल में ये काम होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी कि कौन था उस समय जनप्रतिनिधि यहाँ से। तो वो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा हो। विकास की गति इतनी तेज है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत वाला हूँ, और झुंझुनू की जनता भी आए दिन यहाँ मिठाई खिलाने वालों को तांता लगा रहता है। आए दिन कोई न कोई विकास कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जनता से पूछिए भाई वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आज के दिन तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो बहुत मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और भजनलाल जी भी बहुत एकदम पारदर्शी सरकार है, संवेदनशील है और विकास के प्रति बहुत जागरूक है। बजट पारित हुआ, सप्लीमेंट्री बजट आने से पहले ही प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव को यहाँ भेज के ये देखा गया कि कौन कौन से काम के लिए धरातल पर लाने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी मॉनिटरिंग हो रही है। तो झुंझुनू विधानसभा के अंदर तो इतनी सौगातें मिली हैं, तो हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि पिछला जो 20-21 साल का बैकलॉग था वो तो पूरा हो चुका। अब जो काम होंगे वो तो बोनस है, पीछे की पेंडेंसी सारी छूट गई। बहुत खुशी की बात है। अगले 4 सालों में आपकी क्या प्राथमिक योजनाएं रहेंगी? प्राथमिक योजनाएं तो ये है कि शुरू से ही मैं तो कहता आया हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि उदासीनता के कारण झुंझुनू विधानसभा में जो पिछड़ापन है उसको चरणबद्ध रूप से और कार्य की प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करेंगे। तो चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे युवा की हो, चाहे गरीब कल्याण की हो, सभी सेक्टर में चरणबद्ध तरीके से हम सुचारू रूप से काम करेंगे। यही हमारा विजन है कि झुंझुनू विधानसभा एक विकास की दृष्टि से और चहुमुखी विकास की दृष्टि से एक नया आयाम स्थापित करे और आने वाली पीढ़ी याद करे कि उस कार्यकाल में ये काम हुआ। तो हमारा एक विजन है, धीरे धीरे उस विजन की ओर बढ़ भी रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। और हमारी जो केंद्र की ओर राज्य की सरकार है उसका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हम शायद हमारे जो सपने थे वो साकार होंगे और 5 साल में पूरा काम जो भी पेंडेंसी थी, उसके अलावा पेंडेंसी तो लगभग पूरी हो चुकी है, उसके अलावा अनेक क्षेत्र में अनेक काम करवाएंगे विकास के जो भी। आपका कोई ऐसा सपना या ऐसी कोई चीज जो आपको करने की दिली तमन्ना थी पर समय और हालातों के कारण आप कर नहीं पाए? तमन्ना तो अब जनता के लिए तो देखो ये तो कोई अंत तो है नहीं, तमन्नाएं तो बहुत है, आगे भी बहुत है कि यहाँ एक एम्स हॉस्पिटल हो, यहाँ एक IIT हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है वो हो, खेल यूनिवर्सिटी हो। तमन्नाएं तो बहुत है और शायद समय के हिसाब से वो भी हो जाएंगी। तो देखो ये तो कभी अंत होने वाली चीज़ नहीं है और कभी इससे हम मतलब शांत भी नहीं होगी। सब कुछ हो गया क्योंकि देश में बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अनुरूप अपडेट रहने के लिए डेली जीवन में कुछ करते रहना चाहिए। अगर मेरी तो ये मानना है, चाहे आप कोई धंधा कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे कोई आप किसी जॉब में हो, अगर आए दिन कुछ नया सीखने को नहीं कर रहे हो आप, तो ये मान लो कि जीवन ठीक नहीं है। अगर जीवन स्थिर हो गया तो कुछ नहीं है। तो मेरी तो ये कल्पना है कि आए दिन कुछ न कुछ नया सीखता रहना चाहिए। तो आए दिन मेरी तो सोच है कि कुछ न कुछ नया करना है।